कल हम लोग अपना इज मैटर अराउंड द स्फीयर का सॉल्यूशंस तक कवर कर चुके हैं। क्लास 9 चैप्टर 2 साइंस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बाद जो कि एक होमोजीनियस मिक्सचर था, अभी हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम कोलोइडल सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। मिक्सचर मेनली मैंने 2 टाइप का बताया था, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में मैंने आपको बताया सॉल्यूशंस आते हैं, हेट्रोजीनियस में आज हम पढ़ने वाले हैं कोलोइडल सॉल्यूशंस और सस्पेंशन सॉल्यूशंस, सस्पेंशन मिक्सचर। ओके, देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किसके बारे में, सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन, अगर मैं सस्पेंशन की बात करती हूँ तो जो सस्पेंशन होते हैं ना, वो सबसे पहला अगर इसका पॉइंट में इसको एक्सप्लेन करने की बात करें तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। हेट्रोजीनियस कल ही मैं ऑलरेडी आप सब लोगों को इसका अच्छे से मतलब बता चुकी हूँ, उसको डिफाइन कर चुकी हूँ। हेट्रो मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म और जीनियस मतलब वो कंपोजिशन जो है ना थ्रू आउट द सॉल्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब अगर हम बीकर में ABC पॉइंट अलग अलग जगह मेंशन करते हैं तो हर जगह जो कंसंट्रेशन ऑफ मोलिक्यूल्स आएंगे, जो कंसंट्रेशन आएगी वो सिमिलर नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसका, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, हेट्रोजीनियस वर्ड को मैं काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एक बार फिर से भी कर दिया, आप सभी को यहाँ तक का क्लियर होगा। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करती हूँ तो जो सस्पेंशंस होते हैं ना, उनका साइज पार्टिकल्स का बहुत बड़ा होता है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर बिग एंड दे कैन इवन बी सीन बाय अवर नेक्ड आइज। उसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, कोई अलग से इंस्ट्रूमेंट्स लगाने की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं कि माइक्रोस्कोप यूज़ करोगे या कोई अलग से लेंस यूज़ करोगे, नहीं, नॉर्मली हम उसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। देखिए, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर हम सैंड को पानी में घोलते हैं, इफ़ वी डिजोल्व सैंड इनटू वाटर, तो सैंड मोलिक्यूल्स जो होंगे, ऐसे नहीं है जैसे नमक और पानी आपस में घुल जाता है, चीनी और पानी आपस में घुल जाता है, घुलने के बाद चीनी और पानी को अलग से नहीं देख सकते कि ये वाला पूरा चीनी है, ये वाला पानी है। उसमें कंटेनर में, बीकर में कहीं भी 3 पॉइंट्स यूज़ करोगे या उसको ऐड करोगे तो हर जगह कंसंट्रेशन सेम आएगा। लेकिन जब हम लोग मिट्टी को पानी में घोलते हैं, सैंड को वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो जो मिट्टी है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है, कंटेनर के बीकर के नीचे की तरफ बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है। देखिए, सस्पेंशन का एग्जाम्पल अगर मैं समझने की बात करूं, मैं आप लोगों को एक बीकर बना के दिखा रही हूँ। सबसे पहले इस बीकर में पानी भरा है, ठीक है, ये कंटेनर एक बीकर है, इसमें पानी भरा है। देखो, इसमें हम 3 पॉइंट नोटिफाई कर रहे हैं, 3 पॉइंट, A पॉइंट, लगभग यहाँ पे B पॉइंट और ये C पॉइंट। हुआ क्या, मैंने मिट्टी को पानी के अंदर डिजोल्व कर दिया, पानी ले रखा था, उसमें थोड़ा सा मिट्टी डाल दिया, फिर उसको घोलने की कोशिश किया। तो मिट्टी को पानी में घोलने के बाद अगर थोड़ी देर उसको अनडिस्टर्ब रख दे, उसको छुए नहीं, उसको बार बार हिलाए नहीं, तो मिट्टी धीरे धीरे कंटेनर के बॉटम में जाके कंसंट्रेट होना शुरू हो जाएगी, वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगी और वो नीचे परत पे जाके बैठ जाएगी। तो सस्पेंशन में क्या हुआ, अब देखो, मैंने जो सोलवेंट डाला था जो कि पानी था, और जो सोल्यूट डाला था जो कि मिट्टी था, मिट्टी के पार्टिकल्स हम लोग अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं। कोई माइक्रोस्कोप नहीं लगाया, मुझे मिट्टी दिख रहा है ना, घुलने के बाद भी दिख रहा है। लेकिन जब मैंने नमक और चीनी को आपस में घोला या मिलाया तो उसके बाद मुझे चीनी नहीं दिख रहा, ना मुझे नमक दिख रहा। तो इसका सेकेंड पॉइंट में मैं क्या बोलूँगी, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर बिग। The size of particles of suspension are big. So they can be seen even by our naked eyes. पार्टिकल्स बड़े होते हैं इसलिए हम उन्हें अपनी नेक्ड आइज से, नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। यहाँ तक का पॉइंट आप सब लोगों को क्लियर हुआ होगा। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँगी सस्पेंशन की, तो मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ, सस्पेंशन के अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो हम लोग ऐसा बात कर सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होंगे सस्पेंशन के, जो पार्टिकल्स होंगे सस्पेंशन के, वो साइज में बड़े, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वो लाइट को स्कैटर करेंगे। वो क्या करेंगे, वहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक फिनोमिना होगा, जिसकी वजह से जो पाथ होगा लाइट का हमें विजिबल होगा। मतलब यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। ओके, इन सस्पेंशन सॉल्यूशंस
scattering of light occur, scattering of light occur, so the path of light become visible, light become visible। देखिए, अगर मैं सस्पेंशन के सॉल्यूशन में से एक बीम ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट, लाइट की किरण को अगर मैं पास करती हूँ तो पार्टिकल्स में सस्पेंशन सॉल्यूशन में जब उस लाइट की किरण को पास करते हैं तो वो सस्पेंशन के पार्टिकल्स के ऊपर जाके टकराएंगी, वहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा, लाइट की स्कैटरिंग होगी। ओके, और जो पाथ है हमें सॉल्यूशंस के बीच में से विजिबल होगा, हमें दिख रहा होगा कि लाइट, जो बीम ऑफ लाइट है, जो पाथ हो क्या है, 2.3 में भी एक्टिविटी होगा, जो डायग्राम शो हुआ है, जब आगे सॉल्यूशन रखा है और इधर की तरफ आपका कोलोइडल या सस्पेंशन रखा है। तो सॉल्यूशंस में से तो क्या है कि ऐसे लाइट जा रही है, ऐसे लाइट जा रही है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ से निकलता दिख रहा है। लेकिन अगर ये सस्पेंशन सॉल्यूशन है तो मुझे यहाँ पे भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बाद लाइट का पाथ विजिबल हो रहा है, मुझे यहाँ से भी लाइट दिख रही है जाते हुए। ठीक है, डायग्राम आपके एनसीईआरटी में शो हुआ है। तो सस्पेंशंस और कोलोइडल्स में स्कैटरिंग होती है और हमें लाइट का पाथ विजिबल हो पाता है। अगर मैं डी पॉइंट की आप लोगों से बात करूं, डी पॉइंट के आप लोगों से बात करूं, मैं बोल सकती हूँ कि सस्पेंशंस के सॉल्यूशंस को हमें अलग करने के लिए फिल्ट्रेशन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। अब इस मिट्टी को और इस पानी को अगर मुझे अलग करना है तो फिल्ट्रेशन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। इस मिट्टी और पानी का सॉल्यूशन है, इसको घोल दिया, अनडिस्टर्ब थोड़ी देर रख दिया, छोड़ दिया, मिट्टी सेटल डाउन हो गई नीचे की तरफ। छलनी से अगर मैं इसको छानूँ, अगर फिल्ट्रेशन कोई बहुत, देखो सैंड में हर टाइप का पार्टिकल होगा, बिल्कुल पतला पतला भी सैंड का पार्टिकल्स हो सकता है, किसी में थोड़े थोड़े कंकर भी मिल सकते हैं, थोड़े मोटे वाले ग्रेवल्स भी हो सकते हैं, राइट। तो डिपेंड कि आप छलनी मोटी वाली ले रहे हो जिसमें पोर्स बड़े हैं, बिल्कुल पतली वाली ले रहे हो, लेकिन फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से आप इस मतलब मिक्सचर को सेपरेट आउट कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं। ओके, जो सस्पेंशन सॉल्यूशंस है उनको अगर अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो सेटल डाउन हो जाते हैं, ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। इसलिए ये एक अनस्टेबल सॉल्यूशन है, इसलिए ये एक अनस्टेबल सॉल्यूशन है। यहाँ तक का समझ में आया? इसको लिखते हैं। फ्रॉम फिल्ट्रेशन टेक्निक या फिल्ट्रेशन मेथड, filtration method, particle of mixture can be separate out, can be separated. If we leave the solution undisturbed, the particles get settled down at the bottom of the container. अगर मैं इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देती हूँ तो धीरे धीरे मिट्टी सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मिक्सचर will settle down at the bottom of container, so it is a unstable solution. So suspensions are unstable solutions. ठीक है, समझ में आया यहाँ तक का? देखो फिफ्थ पॉइंट मैं आपको इसको रफ करने के बाद आगे लिखवाने वाली हूँ, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बस लिखवाना है। देखिए एग्जाम्पल की मैं एक बार अगर बात करें तो इसमें मैं बोल सकती हूँ एग्जाम्पल में क्या, सैंड इन वाटर,
या डिजोल्व इन वाटर, इन वाटर। देखिए अब एग्जाम्पल से इन चारों पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। पहला, मिट्टी में यहाँ पे आपको लगभग बिल्कुल क्लियर पानी दिखेगा, लगभग क्लियर पानी दिखेगा, वो जाके बैठ जाएगी तब नीचे, ठीक है। यहाँ पे आपको लगभग मिट्टी दिखेगी, ठीक है, एकदम मिट्टी दिखेगी लगभग, सॉल्यूट नीचे जाके कंसंट्रेट हो गया। बी में जो मिट्टी के पास का है या फिर ए से थोड़ा दूर का है, यहाँ पे मिट्टी रेतीला पानी दिखेगा, मिट्टी जो कम्प्लीटली अच्छे से डिजोल्व नहीं हुई है, जो ऐसे ऐसे तैर रही होती है। ऊपर बिल्कुल क्लियर पानी है, नीचे मिट्टी है, लेकिन बीच में एक पॉइंट है ना कि आपको हल्की हल्की मिट्टी दिखेगी, हल्का हल्का पानी दिखेगा। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं है थ्रू आउट द सोल्यूशन। पूरे सोल्यूशन में मैं अगर बात करूँ तो मिक्सचर में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इसलिए एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर है, डिफरेंट। हिट्रो मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोजिशन। ओके, फर्स्ट। सेकेंड, साइज पार्टिकल का बड़ा है, हाँ मुझे मिट्टी दिख रही है ना, साफ दिख रही है ना, बड़ा है, ठीक है। उनको हम अपने आंखों से भी देख सकते हैं ना, कैन बी सीन इवन बाय नेक्ड आइज, राइट, इट कैन बी सीन इन इवन बाय आवर नेक्ड आइज। ओके। थर्ड पॉइंट, सस्पेंशन सॉल्यूशंस में से अगर एक बीम ऑफ लाइट अगर मैं पास करती हूँ, बीम ऑफ लाइट अगर मैं सस्पेंशन सॉल्यूशन में से पास करती हूँ तो क्या होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट अकर। स्कैटरिंग एक फिनोमिना होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट अकर, सो द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल। वो इनके पार्टिकल्स से जाके टकराएंगी और हमें लाइट का पाथ विजिबल हो पाएगा, हमें दिखेगा। यहाँ से अगर मैं टॉर्च की लाइट पास कर रही हूँ तो हमें लाइट का पाथ विजिबल हो पाएगा, पूरा लाइट जाता हुआ दिखेगा हमें, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, फ्रॉम फिल्ट्रेशन मेथड पार्टिकल ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेट। इसको छान के आप सेपरेट आउट कर सकते हो, अलग कर सकते हो सॉलिड पार्टिकल को, सैंड को अलग हटा सकते हो ना, पानी से निकाल सकते हो। इफ यू लीव द सॉल्यूशन अनडिस्टर्ब्ड, अगर मैं इसको थोड़े टाइम डिस्टर्ब ना करूं, ऐसे ही छोड़ दूं, थोड़े टाइम डिस्टर्ब ना करूं, ऐसे ही छोड़ दूं, तो क्या होगा, पार्टिकल ऑफ मिक्सचर विल सेटल डाउन। पार्टिकल ऑफ सोल्यूट बोल दो या सस्पेंशन बोल दो, विल सेटल डाउन। तो सोल्यूट का पार्टिकल सेटल डाउन हो गया, इसलिए एक अनस्टेबल सोल्यूशन, ये एक अनस्टेबल सोल्यूशन दिख रहा है आपको, ठीक है। ये पानी और नमक की तरह स्टेबल सोल्यूशन नहीं है। ओके, एंड लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लेकिन आपको लिखना है, ई पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो क्या बोलूँगी, पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट डू नॉट डिसॉल्व completely, do not dissolve completely. Particle of solute do not dissolve completely. सॉल्यूट के पार्टिकल अच्छे से डिसॉल्व नहीं होते, इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ कंटेनर, बॉटम ऑफ कंटेनर। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि नमक और पानी की तरह अच्छे से डिसॉल्व नहीं हुए, पूरा घुलनशील नहीं है, मिट्टी पानी में नहीं घुलती, तो इट डज नॉट डिसॉल्व कम्प्लीटली, ये पूरा डिसॉल्व नहीं हुआ तो नीचे जाके बैठ जाएगा। एक्सप्लेन पहले कर चुकी हूँ, बस लिखना था। कोई पूछे सस्पेंशन क्या होता है, आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा सस्पेंशन क्या होता है। कोई पूछे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंशन, तो मैंने अभी आपको 5 पॉइंट बताया, सेम टू सेम डिक्टो। कोई पूछे एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन, मिट्टी को घोल दिया अपने पानी में, जो आपकी ब्रिक्स होती है घर में, जो ईंटें लगती है घर बनाते टाइम, उसको फोड़ के अगर उसका चूरा बनाए, उसको मैं पानी में घोलती हूँ, तो वो भी सस्पेंशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ तक का समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन की। देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कोलोइडल्स।
कोलोइडल सॉल्यूशन। ओके, कोलोइडल सॉल्यूशन। देखिए कोलोइडल सॉल्यूशन लास्ट पॉइंट है, उसके बाद हम मिक्सचर में तीन ही पॉइंट मैंने आपको क्लासीफाई करके बताया था कि मिक्सचर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। होमोजीनियस में हम सॉल्यूशंस पढ़े थे, हेट्रोजीनियस विल again classify into two types, it is suspension and colloidal। suspension we have already covered, उसको हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी हम पढ़ने वाले कोलोइडल्स। ओके, देखिए कोलोइडल सॉल्यूशंस में सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन को अगर मैं देखूँ तो ये जो होते हैं ना इसके सोल्यूट पार्टिकल, वो अपने सोलवेंट में यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड होते हैं, वो अपने सोलवेंट में मतलब कि बहुत अच्छे से डिस्पर्स्ड होते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन में डिस्टर्ब। वैसे ऐसे नहीं कि क्लास में 5 बच्चे एक कॉर्नर में खड़े हैं, बीच में सेंटर में 2-4 बैठे हैं, कोई कहीं, नॉन यूनिफॉर्म नहीं होता, यूनिफॉर्मली है। जैसे क्लास में बच्चे बेंच पे बैठे हैं ना यूनिफॉर्म, सब बेंच पे 1 या सब बेंच पे 2, इस हिसाब से यूनिफॉर्मली वो उनका यूनिफॉर्मली वो डिस्पर्स्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं, उनका फैलाव होता है। तो ऐसा लगता है हम लोगों को कि ये क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, यूनिफॉर्म, ऐसा हमें लगता है, लेकिन वो असल में हेट्रोजीनियस होता है। कोलोइडल्स भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही होते हैं, उनके पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, वो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड है, इसलिए देखने में ऐसा लगता है कि वो कैसा है, एक होमोजीनियस मिक्सचर, बट नॉट, इट वॉज एक्चुअली अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वो एक्चुअल में रियल में एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो सस्पेंशन में मैं सबसे फर्स्ट पॉइंट आप लोगों से डिस्कस करेंगे, उसमें है कि कोलोइडल्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सेकेंड पॉइंट की मैं बात करूं, पहला है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और आप लोगों को पता भी होगा, समझ में भी आया होगा कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसका मतलब क्या होता है, इस टर्म को कैसे, मैं इस टर्म को ऑलरेडी बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप पीछे से देख सकते हैं। मुझे लगता है अब तक तो आप सब लोगों को समझ आ ही गया होगा। ठीक है, देखिए कोलोइडल का फर्स्ट है कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, एग्जाम्पल में बात करूँ तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक लेके चलते समझने के लिए। मिल्क, दूध देखने में ऐसा ही लग रहा है ना, दूध एकदम प्योर सा लगता है। अगर उसमें दूध वाली जो होती है पानी ना मिलाए तो हमें लगता है हमें एकदम प्योर दूध मिला है, कोई मिक्सचर नहीं मिला। चैप्टर का स्टार्टिंग भी यहीं से हुआ था कि मिल्क इज़ अ मिक्सचर नॉट अ प्योर सब्सटेंस। और अभी बात है कि मिल्क ठीक है मिक्सचर है, मिक्सचर में भी हमें दिखने में ऐसा लगता है कि एकदम होमोजीनियस है, यूनिफॉर्म है, नहीं, उसमें पानी भी है, उसमें प्रोटीन्स भी है, उसमें अंदर कर्ड या बटर जिसको बोलते क्रीम वगैरह वो सब भी है। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकेंड, इट्स पार्टिकल्स, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल्स। अब मैं इसको एक लाइन में अगर लिखूं, साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स lies between solutions and suspensions ओके। जो कोलोइडल पार्टिकल्स का साइज़ है वो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में आता है, क्योंकि सॉल्यूशन का तो बहुत छोटा है और सस्पेंशन का बहुत बड़ा है, लेकिन कोलोइडल पार्टिकल्स का इन दोनों के बीच में आता है। इसका साइज़ भी बहुत बड़ा नहीं होता है, दे also cannot be seen by our naked eyes। इसको भी हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जैसे सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, इसको भी नहीं देख सकते। और कोई पूछे इसका साइज़ क्या है, उन दोनों के बीच में लाइक करता है कहीं ना कहीं। वैसे बात करें तो कोलोइडल्स के जो पार्टिकल्स है उसका साइज़ भी बहुत बड़ा नहीं होता है, उसका भी साइज़ जो होता है छोटा होता है, इसलिए हम उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करें, कोलोइडल, in colloidal solution scattering of light occurs। process of scattering of light occurs, so the path of light
light became visible, became visible। नेक्स्ट मैं बात करूं, मैंने आपको बताया जैसे सस्पेंशंस में होता है कि हमें लाइट का पाथ दिखता है। अगर एक बीम ऑफ लाइट को हम सस्पेंशन सॉल्यूशन में से पास करते हैं तो उसका पाथ विजिबल होता है, हमें दिखता है कि लाइट का पाथ कौन सा है। वहीं सॉल्यूशंस में नहीं दिखता है, ऐसे कोलोइडल सॉल्यूशंस में भी दिखता है। ओके, स्कैटरिंग का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इट्स पार्टिकल्स are uniformly dispersed in solution, नेक्स्ट मैं आपको बात करूँ तो it cannot be separated by filtration process, उसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हो। इसको फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से आप लोग सेपरेट नहीं कर सकते। छान के दूध में से छानने के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। दूध वाले से दूध लेके आओगे, उसको छाना, हाँ वो अलग बात है, कोई इंसेक्ट गलती से गिर गया हो या कोई चलते चलते किसी पेड़ का सूखा हुआ पत्ती या टहनी का छोटा सा हिस्सा गिर गया हो, वो सब एक अलग चीज़ है। लेकिन प्योर दूध अगर दूध वाले से लेके आओगे तो छलनी में छानने के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, ये सेटल डाउन भी नहीं होता है, ये कंसनट्रेट भी नहीं होता। जैसे सैंड नीचे जम गई थी ना कंटेनर के बॉटम में, ये कंसनट्रेट भी नहीं होता है। एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर इट will not settle down या फिर कंसनट्रेट, स्पेलिंग पूरी लिख सकते हो, CONCENTRAT, कंसनट्रेट एट द बॉटम ऑफ कंटेनर, so it is a stable solution, देखो इसको भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हो। ये सेटल डाउन नहीं होता है कब, ये सेटल डाउन नहीं होता है बॉटम ऑफ द कंटेनर में जाके, ये नीचे की तरफ जाके नहीं जमता है, ये कंसंट्रेट नहीं होता है नीचे जाके। तो ये क्या है, एक स्टेबल सॉल्यूशन है, अपने आप में एक स्टेबल है। जैसे सॉल्यूशंस भी स्टेबल था और ये भी स्टेबल है, जबकि सस्पेंशन एक अनस्टेबल सॉल्यूशन था। यहाँ तक का आपको समझ में आया। अब मैं इसको रफ कर रही हूँ और नेक्स्ट पॉइंट लिख रही हूँ, 6 पॉइंट। नीचे आपको अच्छे से विजिबल नहीं होगा तो इसको रफ करके लिख रहे हैं, ठीक है बेटा। ये फिल्ट्रेशन से अलग नहीं हो सकता, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में एक टेक्निक, एक प्रोसेस का नाम दिया गया है जिसमें इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सी फिल्ट्रेशन से अलग नहीं हो सकता, तो इट कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे घर में दही को मत्थे हैं, होता है ना कि दूध को ऐसे बिलोते हैं, फिर उसमें से क्रीम निकालते हैं, कर्ड निकालते हैं। तो जो डेंसर पार्टिकल्स है, जिनकी डेंसिटी में ज़्यादा है, जो डेंसिटी वाइज ज़्यादा है, मोर है, ठीक है, वो तो जाएंगे सेंटर से दूर की तरफ, और जो हल्के हल्के पार्टिकल्स हैं वो सेंटर की एक्सिस के साथ सेंटर की तरफ ही अपने आप को रख लेंगे। तो आपने देखा हुआ अक्सर जो मक्खन होता है ऐसे 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 बिलोते रहते हैं, तो जो दही मतलब जो मक्खन होता है, घी होता है, जिसको और भी गर्म करके प्योर करके, एक अलूना घी जिसको बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, तो उसको ऐसे ऊपर से उठा लेते हैं। वहाँ सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, ऐसे जो मिक्सचर हो गया,
या फिर जो वॉशिंग मशीन हो गई, उन सब में भी सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस था। क्या हुआ, ऐसे 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 दही बिलोया, दही जब बिलोया उसको मथा गया तो जो डेंसर पार्टिकल्स था और लाइटर पार्टिकल्स था, देखिए जो घी था, जो क्रीम था, वो ऊपर ऊपर आ गया, हमने उसको वहाँ से हटा लिया। ठीक है, तो मिल्क था, मिल्क वहाँ फिल्टर करोगे, छलनी में छानोगे, कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से उसके जो पार्टिकल्स है, कोलोइडल पार्टिकल्स है, उसको सेपरेट आउट कर लिया गया। हाँ, मिल्क किस किस से मिलकर बना था, वाटर था मिल्क में आपका क्रीम था, कुछ प्रोटीन्स थे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से मैंने घी अलग से निकाल लिया, उसको मथ के जो क्रीम थी उसको हटा लिया, तो उसको सेपरेट आउट किया गया सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, डेंसर पार्टिकल्स आर मूव अवे फ्रॉम द सेंटर, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो टुवार्ड द एक्सिस ऑफ द सेंटर के आसपास। ऐसे ऐसे मत होगी तो जो डेंसर है वो ऐसे दूर सेंटर के से दूर की तरफ भागेंगे। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, एक लाइन और भी ऐड कर सकते हो कि डेंसर पार्टिकल जो डेंसिटी वाइज हैवी पार्टिकल्स है मूव अवे फ्रॉम द सेंटर, वो दूर की तरफ भागेंगे। इसको एक्सप्लेन अगर करना तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस की डेफिनेशन। ओके, कोलोइडल पार्टिकल्स यहाँ तक का समझ में आया। देखिए, अब कुछ हमारे एनसीईआरटी में कुछ बातें इसके एक्स्ट्रा भी लिखी हुई है। तो कोलोइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो ये सब हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट। ये सब हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देखिए, कुछ और पॉइंट्स हमारे एनसीईआरटी में ऐड किए हुए हैं, लाइक जो हमारा कोलोइडल पार्टिकल्स में स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, जो प्रोसेस होता है, इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का स्कैटर होना, ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट मतलब प्रभाव। इसका ये नाम क्यों रखा गया, इसका जो साइंटिस्ट था ना उसी के नाम के पीछे, टिंडल साइंटिस्ट का नाम है, इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट में अगर हम बात करें, एक एग्जांपल तो हम लोगों ने देखा कि बीकर में से लाइट का पाथ विजिबल हो पा रहा था अगर मैं कोलोइडल सॉल्यूशंस में से लाइट पास कर रही थी तो। और भी इसके एग्जांपल दिए गए कि एक रूम के अंदर एक होल है, रूम के अंदर होल है, और अगर मैं होल में से लाइट की बीम पास करती हूँ, कोई टॉर्च जलाती हूँ, तो वहाँ पे भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट का प्रोसेस होगा। किसकी वजह से, वहाँ पे कोलोइडल पार्टिकल्स की तरह कनेक्ट करेगा। जो रूम के अंदर जो डस्ट है, जो स्मोक है, धूल के पार्टिकल्स होते हैं ना, जो स्मोकी पार्टिकल्स होते हैं, वो वहाँ पे कोलोइडल मीडियम की तरह एक्ट करेंगे। तो वहाँ पे वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो प्रोसेस है उसको होने में या उसको अकर होने में हेल्प करेंगे। ओके, एक और इसका एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी में लिखा है कि जो टिंडल इफेक्ट है वो हमें और कास्ट होगा। जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं, जो घने जो फॉरेस्ट होते हैं, जो फॉरेस्ट एरिया होते हैं, डेंस फॉरेस्ट एरिया, तो उसकी जो कैनोपीज होती है ना, वहाँ पे भी हमें टिंडल इफेक्ट शो होता है। जब वहाँ से जो सनलाइट है जो पास करती है, जो सूर्य की किरणें जब वहाँ से पास करती है, तो वहाँ पे भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, लाइट का पाथ विजिबल हो पाता है। और वहाँ पे कोलोइडल मीडियम की तरह एक्ट कौन करता है, वहाँ पे कहते हैं मिस्ट, जो ओस हो गई, जो धुंध हो गई ना, क्योंकि कैनोपी है, डेंस फॉरेस्ट है, तो एवापोरेशन इतना ईजिली नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ह्यूमिड एनवायरनमेंट रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझ में आया। ये कुछ पॉइंट्स थे ऐड कर रखे थे कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो फिनोमिना उसी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, राइट। इट्स एग्जांपल, तो डार्क रूम में से जो आप कोई भी लाइट का बीम पास कर रहे हो, कोई टॉर्च जला रहे हो, वो इसका एग्जांपल ले सकते हो। आपने देखा होगा ना, देखो जैसे कमरे में कहीं से लाइट आ रही हो, जैसे क्लासरूम में भी बैठे हैं तो किसी ना किसी कोई विंडो है, ठीक है, जो ऊपर की तरफ लगी होती है, उसके लिए प्रॉपर वर्ड होता है, क्या होता है, उसमें से जब लाइट पास करी हो तो आपको लाइट का पाथ विजिबल होता है। इतनी सी जगह में से करा रही हो तो आपको वहाँ पे धूल के पार्टिकल्स ऐसे 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 मूव होते, मतलब वो आपस में ऐसे हिलते हुए दिखेंगे आपको। स्मोकी पार्टिकल, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो क्लासरूम में थोड़े थोड़े होते हैं, क्लासरूम वैसे ओबियसली साफ होता है, ये आपको ज़्यादा वहाँ दिखेंगे। जो बहुत दिन से जहाँ पे मतलब ऐसा होता है ना, जो मूवीज़ में दिखाते हैं बहुत दिनों बाद घर खोला गया है तो वो लोग ऐसे ऐसे वाइट कलर का कपड़ा हटाते हैं, वहाँ से ज़्यादा दिखेंगे। लेकिन क्लासरूम में भी आप देख पाते हो, जब आपको पाथ लाइट का दिखता है तो आपको स्मोकी पार्टिकल्स, डस्ट के पार्टिकल्स आपको ऐसे 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 हिलते हुए दिखे, आपको प्रॉपर शो होता है पूरा का पूरा। तो वहाँ पे वो कोलोइडल पार्टिकल्स की तरह एक्ट करते हैं। अगला एग्जाम्पल अभी बताया, डेंस फॉरेस्ट वाला भी लिख सकते हो कि कैनोपीज में जब लाइट सनलाइट पास करती है वहाँ से, तो जो मिस्ट होती है
वो वहाँ पे कोलोइडल पार्टिकल की तरह एक्ट करती है, वहाँ पे भी जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है उन्हीं की वजह से होता है। तो ये 2-3 एग्जांपल्स आप लोग लिख सकते हो। यहाँ तक का ठीक है। देखिए सॉल्यूशंस, जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपकी बुक में लिखे हैं। उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशंस में जो सोल्यूट होता है ना उसको डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, जिसको अब तक हम सोल्यूट बोल रहे थे। सोल्यूट क्या था? जिसको भी हम सोलवेंट में डाल रहे थे। पानी में अगर मैंने चीनी घोली, नमक घोला है, मिट्टी घोली है, कुछ भी घोला है, उसको डिस्पर्स्ड फेज बोला, उसको सोल्यूट बोल रहे थे। लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन में उसी को डिस्पर्स्ड, सेम डेफिनेशन है, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम मतलब है, बस नाम अलग कर दिया गया। ठीक है। और जो वहाँ पे सोलवेंट बोला जा रहा है जिसको अब तक, उसको डिस्पर्स्ड मीडियम बोलेंगे, डिस्पर्स्ड मीडियम बोलेंगे। और एनसीईआरटी में और क्या बताया गया है कि जो आपके कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं उसको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। जैसे एक तो मैंने आपको बताया मिल्क हो गया, इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि डस्ट हो गई, स्मोक हो गई। आपकी 2.1 जो आपकी टेबल है उसके अंदर बहुत सारे कोलोइडल सॉल्यूशंस के एग्जांपल लिखे गए हैं कि सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, इमल्शंस, सॉलिड इन गैस, गैस इन सॉलिड, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल लिखे गए, उनके नाम भी लिखे गए। जैसे उसमें बोला गया है मिल्क का एग्जांपल दिया है, उसमें मिस्ट का दिया है, स्मोक का दिया है, उसमें शेविंग क्रीम का दिया है, उसमें जेल का दिया है, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि सॉलिड एंड सॉलिड को मिक्स करेंगे तब कौन से कोलोइडल सॉल्यूशन बनेंगे, सॉलिड में लिक्विड को करेंगे तो कौन से बनेंगे, गैस को करेंगे तो कौन से बनेंगे। एक बार आपको पूरी टेबल को ओवरथ्रू करना है, उसको रिवाइज करना, याद करने का कोशिश करना है। ठीक है। हमारा कोलोइडल सॉल्यूशंस भी लगभग कंप्लीट फिनिश हो चुका है। बहुत सारे कोलोइडल सॉल्यूशंस आप लोगों ने देखे हैं, अपनी डेली लाइफ में भी बहुत सारे देखे हैं। दूध देखा है, सब लोगों ने देखा है, जेल देखी है, शेविंग क्रीम्स देखी है, ओस हो गई, धुंध हो गई, मिस्ट हो गई, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, जितने सब भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है वो सब के सब कोलोइडल्स का ही एग्जाम्पल है। क्या होता है कोलोइडल, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रखता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, हम सब लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ तक का सब लोगों को क्लियर है। अभी हम लोग आगे चल रहे हैं। देखिए अभी हम थोड़ा बात करेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर को कैसे सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, देखो इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। हम इतनी देर से आप लोगों से बात कर रहे थे जब हमने आप लोगों को ऐसा बोला कि इसको सेपरेट किया जा सकता है फिल्ट्रेशन से, ये वर्ड आपके यहाँ यूज़ हुआ है। इसको सेपरेट किया जा सकता है सेंट्रीफ्यूगेशन से। जब मैंने बोला दूध को मथते हैं जो गांव में, अलूना घी ये सब एग्जाम्पल दिए। चाय पत्ती छलनी में से छानने वाला एग्जाम्पल दिया कि इसको फिल्ट्रेशन से कर सकते हैं, ये स्टेबल है, ये नीचे जाके बैठ रहा है, सेटल डाउन हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत सारे वर्ड यूज़ हुए ना। तो अभी हम बात करेंगे उसी कॉन्सेप्ट पे कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम मिक्सचर को सेपरेट करते ही क्यों हैं, मिक्सचर को सेपरेट करते ही क्यों हैं। ठीक है, हाँ बहुत सारी टर्म्स तो हम 2-3 टर्म्स तो पढ़ भी चुके हैं ऑलरेडी। जैसे हमने फिल्ट्रेशन पढ़ा, सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ा, ऐसे और भी बहुत सारे टर्म पढ़ेंगे कैसे कैसे सेपरेट करते हैं। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन, सेपरेशन करते ही क्यों है। सेपरेशन करते हैं कि हमें जो अनवांटेड, जो मिक्सचर में अनवांटेड चीज़ें हैं जो हमें नहीं चाहिए होती ना, उसको हटाने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए। जैसे मैंने आपको बोला चाय को आप छान रहे हो तो आप एक छलनी का यूज़ कर रहे हो, आप चाय को छानोगे तो अनवांटेड है, उस मिक्सचर में अनवांटेड था, चाय पत्ती हो गया, वो अनवांटेड है ना, आपको नहीं चाहिए अब चाय पत्ती। चाय बनाने के लिए चाय पत्ती चाहिए थी, आपने चाय पत्ती डाली भी, लेकिन छानने के बाद आपको चाय पत्ती की ज़रूरत नहीं है, उसको हटा के पियोगे। नींबू पानी, बहुत सारे लोग नींबू पानी में से जो नींबू के बीज होते हैं उसको, जो नींबू निचोड़ते हुए जब कुछ सीड्स भी आ जाते हैं ना, उनको बहुत सारे लोग नहीं पीते। कई लोग तो बिना छाने नींबू पानी पीते हैं, और उसमें जो ऐसे ऐसे रेशे से आ जाते हैं नींबू के, जब उसको ऐसे उसको नींबू पानी बनाते टाइम यूज़ करते हैं, उसे भी बहुत सारे लोग नहीं पीते।
तो छलनी से छान के पीते हैं, उसमें वो रेशे रेशे छलनी पे रह जाते हैं, उसमें वो सीड्स जो होता है वो छलनी में रह जाता है। तो ये सब, अब नींबू तो चाहिए निचोड़ने के लिए क्योंकि नींबू पानी ही तभी बनेगा, लेकिन कई लोग उसको अनवांटेड, कई लोगों के लिए वो अनवांटेड है, वो उसको सेपरेट आउट करते हैं, उसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ करके फिर उसको पीते हैं, उसको ड्रिंक करते हैं। तो आप सेपरेशन करते ही क्यों हो? तो इसका आंसर जाएगा टू रिमूव अनवांटेड पार्टिकल्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट आंसर। सेकेंडली अगर हम बात करें कि जो सेपरेशन का जो प्रोसेस है, जो सेपरेशन का प्रोसेस है वो क्यों किया गया, समझ में आ गया। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इससे हमें क्या क्या ऑब्टेन होता है, क्या क्या हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सेपरेशन से। तो देखिए, इसमें बात करें सेंट्रीफ्यूगेशन, जब सेपरेशन प्रोसेस का यूज़ किया सेंट्रीफ्यूगेशन का, तो हमें घी मिला जिसको हम बटर बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमें कुछ बहुत सारे जो बोलते हैं यूज़फुल सब्सटेंसेस मिलते हैं। जैसे मैंने बात किया, हमको घी मिला, बहुत सारी चीज़ों में काम आएगा ना। और मैं बात करूं, क्रूड ऑयल है जो आपके एनसीईआरटी में वर्ड भी यूज़ हुआ है, क्रूड ऑयल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उससे बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं, उससे डीजल आता है, पेट्रोल आता है, और भी बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स। जब उसको रिफाइन करते हैं, उसका रिफाइनिंग होता है, तो और भी बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, केरोसिन ऑयल मिलता है, ऐसे बहुत सारे बनते हैं, तो वो भी यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं, उनको ऑब्टेन। अब क्रूड ऑयल ठीक है हमारे काम का है, हमने उसमें से बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी थी, अब वो प्योर फॉर्म में तो आया नहीं होगा, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ थी, इसलिए सेपरेशन किया। और उसका रिजल्ट क्या है सेपरेशन का, उससे हमें मिला क्या, उससे क्या ऑब्टेन हुआ, क्या एक्सट्रैक्ट हुआ, और भी बहुत सारे यूज़फुल सब्सटेंसेस। जैसे हमें बटर मिला था, जैसे अभी हमें डीजल मिला है, पेट्रोल मिला है, केरोसिन ऑयल मिला है, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस मिलते हैं। और हम बात करें सेपरेशन क्या करते हैं, एक तो यूज़फुल सब्सटेंस देते हैं, हमें प्योर सब्सटेंस भी देते हैं। जैसे मैंने एनसीईआरटी में वर्ड यूज़ किया गया है कि जो सोल्ट होते हैं, सोल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं, जो हम लास्ट चैप्टर्स में पढ़ भी चुके हैं, 10th क्लास के चैप्टर में पढ़े, शायद 10th वाली वीडियो में। रॉक सोल्ट्स क्या होते हैं, सोल्ट जो होते हैं ना, रॉक की एक लेयर बन जाती है, एक बेड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो रॉक सोल्ट होता है। बहुत सारी इम्प्योरिटीज उसमें होती है, तो उसको सेपरेशन के प्रोसेस, बहुत सारे सेपरेशन टर्म्स हम अभी लिखने वाले, देखने वाले हैं। तो सेपरेशन के प्रोसेस से हम उनको, उस इम्प्योरिटीज़ को हटाते हैं और प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन करते हैं। तो सेपरेशन का रिजल्ट क्या है, सेपरेशन से हमें क्या मिलता है, बहुत सारे यूज़फुल सब्सटेंसेस मिलते हैं, प्योर सब्सटेंस, प्योरिटी। देखो इम्प्योर को हटाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि प्योर सब्सटेंसेस आएंगे। इसमें मैंने घी का एग्जांपल दिया, पेट्रोल, डीजल, जो क्रूड ऑयल से मिल रहा था, ये सब एग्जांपल दिए। इसमें मैंने रॉक सॉल्ट से NaCl, और भी सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट घुले हुए होते हैं, उसमें से हमें अपना टेबल सॉल्ट लाना है, NaCl को एक्सट्रैक्ट करना है, तो प्योर सॉल्ट की बात हो रही है, प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर से सेपरेशन टेक्निक्स के थ्रू हम मिक्सचर को प्योर बनाते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस को हटाते हैं। यहाँ तक आप सब लोगों को क्लियर है? देखिए, अभी हम कुछ सेपरेशन प्रोसेसेस की बात करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, हम इन मिक्सचर को सेपरेट कैसे करते हैं, प्रोसेस क्या होता है सेपरेट करने का। हम मिक्सचर को सेपरेट करते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंस के अकॉर्डिंग। जो मिक्सचर में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है मिक्सचर की, उनमें डिफरेंस होता है। जैसे टेम्परेचर, दो जो सब्सटेंस होते हैं, सब मिक्सचर होता क्या है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का आपस में मिक्सिंग को ही मिक्सचर कहते हैं। उनके टेम्परेचर में डिफरेंस हो सकता है, उनकी सोल्यूबिलिटी में डिफरेंस हो सकता है, उनकी डेंसिटी में डिफरेंस हो सकता है, उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो सकता है। डिस्टिलेशन, डेंसिटी, सेंट्रीफ्यूगेशन, तो उनकी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस था। जैसे टेम्परेचर हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सोल्यूबिलिटी हो गया, उनकी डेंसिटी हो गया, ऐसे और भी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हम जैसे जैसे टर्म्स पढ़ते जाएंगे ऐसे आगे पढ़ते जाएंगे। तो सेपरेशन हुआ कैसे, प्रोसेस क्या था, बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन
द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर। और इसमें एग्जाम्पल में कैसी फिजिकल प्रॉपर्टी, लाइक डिफरेंस इन टेम्परेचर, डेंसिटी, solubility, boiling point, कम जो दो सब्सटेंस है उनमें कम टेम्परेचर का डिफरेंस है तो कैसे करेंगे, ज़्यादा का है अगर उन दोनों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा का डिफरेंस है तो कौन से प्रोसेस से उसको सेपरेट आउट करेंगे। सोल्यूबिलिटी हम क्रोमेटोग्राफी में मेनली बात करेंगे। डेंसिटी, अगर दो सब्सटेंस आपस में इमिसिबल है, आपस में घुल नहीं रहे हैं, जैसे तेल है और पानी है, डेंसिटी देखें तो जिसकी डेंसिटी कम है ऊपर ऊपर कहीं तैर रहा होगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे कहीं जाके सेटल डाउन हो गया होगा। ठीक है, पानी की परत ऊपर ही तैर रही होती है, तो जो वाटर का जो परत होता है वो कहीं ना कहीं ऊपर ही तैर रहा होता है, सॉरी ऑयल का जो परत होता है वो कहीं ना कहीं ऊपर ही तैर रहा होता है। पानी नीचे डिसोल्व रहता है, पानी और तेल आपस में घुल नहीं सकते, दोनों की डेंसिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो सेपरेट आउट हो रहा है किस फिजिकल प्रॉपर्टी के डिफरेंस के आधार पर, डेंसिटी के आधार पर। इमिसिबल है, जिसका कम है वो ऊपर रह जाएगा, जिसका ज़्यादा है वो नीचे हो जाएगा, उसको फिर सेपरेट आउट कर देंगे। प्योर जहाँ से लगेगा, देखो एक फनल के अंदर ये पानी है, ठीक है, यहाँ पे तेल है, तेल ऊपर तैर रहा है, तो लगभग इतना तेल हम लोग निकालें एकदम प्योर होगा। कुछ ऐसा होगा जहाँ पानी और तेल के बीच का थोड़ा सा लेयर बन रहा होगा, इसको अगर हम हटा देते हैं या इसको और भी बारीकी से अगर इसको सेपरेट करते हैं, ठीक है, वरना तेल है मेनली ऊपर तैर रहा होगा, उसको किसी और बीकर या और कंटेनर में डाल दो, इस थोड़े से को 3 मिली बीकर बना लो, 3 बीकर बना लो। इस पार्ट में सिर्फ और सिर्फ वाटर है, इस पार्ट में सिर्फ और सिर्फ ऑयल है, इस पार्ट में सिर्फ और सिर्फ वाटर है, इसमें ऊपर ऊपर तो तेल का लेयर है और नीचे थोड़ा वाटर का लेयर है। ठीक है, इसको थोड़ी बारीकी से सेपरेट आउट करना होगा, वरना डेंसिटी के आधार पर ये वाला और ये वाला बहुत ईजिली हो जाएगा। सैंड में पानी में सैंड को डिजोल्व किया था तो 3 पॉइंट बताए थे। ए, जो बिल्कुल क्लियर वाटर है, थोड़ा उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो, बिल्कुल मत हिलाओ, तो बिल्कुल क्लियर वाटर को आप एक अलग बीकर में पानी अलग हो जाते हैं। सैंड है बिल्कुल नीचे जो है उसको एकदम सैंड को अलग कर सकते हो, बीच में थोड़ा थोड़ा रेतीला सा रहता है। सेम टू सेम डेंसिटी के आधार पर ऑयल और वाटर को आप सेपरेट आउट कर लिए। ये तो कुछ ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टी है जिनके आधार पर आप मिक्सचर को सेपरेट आउट कर रहे हो। ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे अभी अभी बहुत कुछ तो पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, जैसे फिल्ट्रेशन पढ़े हैं, थोड़ा सा सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़े हैं, और क्या पढ़ सकते हैं इसमें, और ऐड हो सकता है एवापोरेशन ऐड हो सकता है, इसमें और ऐड हो सकता है डिस्टिलेशन ऐड हो सकता है, इसमें और ऐड हो सकता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऐड हो सकता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऐड हो सकता है, इसमें और ऐड हो सकता है क्रोमेटोग्राफी ऐड हो सकता है, और इसमें ऐड हो सकता है क्रिस्टलाइजेशन ऐड हो सकता है, मैग्नेटिक नेचर, ठीक है। ऐसे बहुत सारी सेपरेशन प्रोसेस है जिसमें हम मिक्सचर को आपस में सेपरेट आउट कर रहे हैं। हम 2-3 चीज़ पढ़े हैं, क्या सेपरेशन क्यों करते हैं, अनवांटेड पार्टिकल्स को हटाने के लिए। सेपरेशन के बाद रिजल्ट क्या होता है, एक्सट्रैक्शन, हम किस चीज़ को हम एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, क्या उससे निकाल पा रहे हैं। बहुत सारे प्योर सब्सटेंसेस, बहुत सारे यूज़फुल सब्सटेंसेस, मिक्सचर्स में से जो हमें नई चीज़ को हटा रहे हैं तो बहुत सारे यूज़फुल सब्सटेंसेस जो हमारी डेली लाइफ में काम के हैं, बहुत सारे प्योर सब्सटेंसेस
सेपरेशन कैसे होता है, किस प्रोसेस के बेस पे होता है? मिक्सचर में जो दो सब्सटेंस आपने ऐड किया वो कहीं ना कहीं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस पाया जाएगा, तो वो टेम्परेचर के बिहाफ पे पाया जाए, डेंसिटी के बिहाफ पे पाया जाए, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, उनके मैग्नेटिक नेचर किसी बिहाफ पे पाया जाए, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ में आपको डिफरेंस मिलेगा। अब हमने कुछ सेपरेशन प्रोसेसेस के नाम देखे हैं और अब हम इन सेपरेशन जो प्रोसेसेस हैं उनको थोड़ा डिटेल करने वाले, उनको थोड़ा समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए तो हम सेपरेशन में बहुत सारे प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं, जैसे मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स में नाम भी बताए। देखिए स्टार्ट करिए फर्स्ट से। अगर आपको आयरन की फीलिंग्स में से एल्यूमिनियम हो गया या कोई भी नॉन मैग्नेटिक जो मेटल है उसको अलग करना है, कोई भी नॉन मैग्नेटिक जो मेटल है उसको अलग करना है। एक तरफ तो आपके पास आयरन है, एक तरफ कोई नॉन मैग्नेटिक मेटल है, ठीक है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, किसी नॉन मेटल को ले लो, किसी को भी ले लो, लेकिन उसमें चुंबकीय जो गुण है वो नहीं होना चाहिए, तो अलग करना है, बहुत ईजिली कर सकते हो। वो मैग्नेटिक नेचर की बात है, एक मैग्नेटिक नेचर भी मैं आप लोगों को बताई थी। मैग्नेट को अगर आप उस ढेर के आसपास लेके जाओगे जहाँ इन दोनों को आप लोगों ने इकट्ठा किया हुआ है, कलेक्ट किया हुआ है, एक सैंपल जिसमें कुछ मैग्नेटिक मटेरियल है, कुछ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, उसके आसपास अगर किसी मैग्नेट को लेके जाओगे तो जिसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर होंगे मैग्नेट उनको अट्रैक्ट कर लेगा, मैग्नेट उसको अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, पहला सेपरेशन आप इस बेस पे कर सकते हो। अगर किसी मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक को करना हो, किसी आयरन को किसी नॉन मैग्नेटिक से अगर सेपरेट आउट करना हो, उस ढेर में से अगर आपको आयरन निकालना हो तो मैग्नेट को अगर उसके आसपास लेके जाओगे तो उसकी रेंज में, अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की रेंज में वो मैग्नेट है तो जितना भी उसकी रेंज में लोहा होगा उसको अपनी तरफ वो खींचेगा। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट आयरन फीलिंग्स को आप सेपरेट आउट कर रहे हो तो उसमें आप मैग्नेट का यूज़ करोगे, वो भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस हो गया ना। ठीक है, सेकंड में बात करूँ, सेकंड में बात करती हूँ आप लोगों से। एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं वोलेटिलिटी, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं वोलेटिलिटी। ओके, वोलेटिलिटी में क्या होता है? वोलेटाइल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो बहुत ईजिली एवापोरेट हो जाते हैं, जिनका बहुत ईजिली क्या हो जाता है, एवापोरेशन, वो अपना फॉर्म जो स्टेट है उसको चेंज करके, जिसको बोलते हैं ना, उड़ जाते हैं। वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं जो नॉर्मली वोलेटाइल हो जाते हैं, बहुत ईजिली एवापोरेट कर जाते हैं। देखिए, अगर मैं वोलेटाइल सब्सटेंस के आप लोगों से बात करती हूँ तो वोलेटाइल सब्सटेंस में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आपने अपने पाम के ऊपर भी जस्ट उसको रखा, किसकी बात कर रहे थे? सोडियम या पोटेशियम की बात कर रहे हैं। अगर पाम के ऊपर भी रखते हैं तो वो वोलेटाइल है सब्सटेंसेस, वो उड़ जाते हैं। अपने चैप्टर में अगर बात करें, यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो वोलेटाइल सब्सटेंस में मैं किसका एग्जांपल आप लोगों से दे सकती हूँ? नेक्स्ट हम बात करते हैं एवापोरेशन। सबसे पहले हमने बात किया था मैग्नेटिक नेचर के, कैसे सेपरेट करेंगे, कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है, कोई नहीं रखता। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखेगा वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, चुंबक से आकर्षित होगा, जो नहीं रखता उससे वो अलग हो जाएगा। दूसरा वोलेटाइल, वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी में मैं एग्जांपल दे सकती हूँ आप लोगों को। वोलेटिलिटी का मतलब मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जो ईजिली एज अ वाटर कन्वर्ट हो जाए, एज अ वेपर कन्वर्ट हो जाएगा, जो ईजिली एवापोरेट हो जाता है, जो बहुत आसानी से जिन्हें एवापोरेशन हो सकते हैं उनको वोलेटाइल सब्सटेंसेस या वोलेटाइल प्रॉपर्टी वो लोग शो करेंगे। जैसे मैंने बताया कि वाटर में एक डाई मिक्स है, वाटर एज अ सॉल्वेंट में एक डाई मिक्स है,
डाई क्या होता है, मैनी कलर्स का आपस में मिक्सचर होता है, 2 और मोर कलर्स का आपस में मिक्सचर होता है, उसको डाई बोलते हैं। पानी में डाई घुली हुई है, कुछ डाई वोलेटाइल होती है। तो जो डाई है, जो एज अ वोलेटाइल सब्सटेंस है, वोलेटाइल कंपोनेंट है, तो अगर उसको एवापोरेट किया जाएगा, एवापोरेशन की हेल्प से अगर उसको हीट प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब उसको अगर मैं आग दूंगी, उसमें टेम्परेचर में अगर मैं चेंज करूँगी, तो जो ईजिली वोलेटाइल होगा, जो जल्दी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर निकल जाएगा। और जब डाई वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर एज अ वोलेटाइल सब्सटेंस वो वेपराइज हो जाती है, तो वाटर नीचे सॉल्वेंट में एज अ सॉल्वेंट बच जाता है। तो वाटर और डाई को हमने अलग अलग कर दिया, क्यों? क्योंकि जो डाई थी यहाँ पे वो वोलेटाइल थी, तो वो उसका वेपराइज हो गया, वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। ओके, ठीक है। इसमें एक वर्ड यूज हुआ था एवापोरेशन, थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी जिसके बेस पे आप दो मिक्सचर्स को अलग कर सकते हो। मिक्सचर क्या था? 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस का आपस में मिक्सिंग था। एवापोरेशन में क्या है? एवापोरेशन अपने आप में एक सरफेस फिनोमिना है, अपने आप में एक सरफेस वेपराइजेशन का एक टाइप है, बॉइलिंग का एक टाइप है, लेकिन सरफेस वेपराइजेशन है। वाटर साइकिल हम सब लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो अपनी छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा। होता क्या, जो ओपन सरफेसेज है, सी हो गया, रिवर हो गया, कोई भी ओपन सरफेस है, वहाँ से जो वाटर वेपर है वो एवापोरेट होते हैं। वहाँ पे से वाटर वेपर एवापोरेट हुए, ऊपर गए, ऊपर ज़्यादातर ठंडे हो गए, ठंडे पड़ने लगे, आपस में कंडेंस हुए, पास आने लगे, क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, क्लाउड भारी हुआ या तो किसी से टकरा गया या खुद ही डेंसिटी इतनी बढ़ गई, तो आपस में स्पार्कलिंग भी होता है। होता क्या है, फिर वो एज अ रेन वापस धरती पे आ जाता है, तो वहाँ पे एवापोरेशन हुआ। एवापोरेशन क्या है? एवापोरेशन एक वेपराइजेशन ही एक टाइप से, लेकिन ये क्या है? सरफेस फिनोमिना है। सरफेस से होता है, समुद्र के नीचे से वेपराइजेशन एवापोरेशन थोड़ी होता है। बॉइलिंग तो नीचे से, मैं ऑलरेडी डिफरेंस आप लोगों को समझा चुकी हूँ। बॉइलिंग तो बल्क फिनोमिना है, पानी को नीचे से गर्म करोगे ना, बर्नर गैस के ऊपर किसी के ऊपर भी रखोगे। लेकिन एवापोरेशन, जहाँ से वाटर साइकिल के लिए वाटर एवापोरेट होता है, किसी भी ओपन सरफेस से, वो रिवर, सी, ओशियन, पोंड, घर में कोई टैंक जो खुला हो, तो सनलाइट से वो वाटर एब्जॉर्ब करके एवापोरेट हो जाता है, वो एक सरफेस फिनोमिना है। ठीक है, वो होता क्या एवापोरेशन में? दूसरी चीज़ क्या होती है? फिजिकल स्टेट का चेंज आता है, फिजिकल स्टेट का चेंज आता है, मैटर की फिजिकल स्टेट का चेंज आता है। पहले वो लिक्विड था, वो वेपराइज होकर गैसियस फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में आ गया। ठीक है, मिक्सचर में सेपरेशन में एवापोरेशन का हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जैसे सोल्ट और वाटर, पानी घुला हुआ है, सोल्ट और वाटर का मिक्सचर है, मैंने आपको बताया ना सॉल्यूशन बन जाता है, सोल्ट और वाटर का आपस में मिक्स कर सकते हैं। अब फिर उसको आप एवापोरेशन की टेक्निक से सोल्ट और वाटर को अलग अलग कर सकते हैं। उसको हीट दोगे, जैसे यहाँ मैग्नेटिक नेचर के बिहाफ पे था, यहाँ वोलेटिलिटी के बिहाफ पे था, ये किस बिहाफ पे होता है? टेम्परेचर के बिहाफ पे होता है। उसका टेम्परेचर कितना है उस बिहाफ पे होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे, बॉइलिंग पॉइंट अचीव करेगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा या जो कम टेम्परेचर पे एवापोरेट होने की क्षमता रखता हो, वो क्या करेगा? एवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे पानी और नमक के घोल को जब आप गर्म करोगे तो होगा क्या? थोड़ी देर बाद, ऐसे तो अलग नहीं कर सकते हो, सामान्य तौर से तो अलग नहीं कर सकते हो कि पानी को या वाटर को अलग अलग कर सकते हो, नहीं, सामान्य तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको गर्म करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट अचीव होने के बाद जो वाटर है धीरे धीरे करके एवापोरेट हो जाएगा, और लास्ट में आपको किसका, जो सोल्ट का डिपोजिशन मिल जाएगा, सोल्ट बचेगा। अगर आप उसको गर्म करते हो तो वाटर बॉइलिंग पॉइंट अचीव होने के बाद उसका टेम्परेचर, वो कम टेम्परेचर पे ही एवापोरेट हो जाता है, उसका टेम्परेचर जो होता है एवापोरेशन का कम है, सोल्ट का कहीं ज़्यादा उसके कंपैरिजन में, तो वो सारा एवापोरेट हो जाएगा और आपको सोल्ट ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर, एग्जाम्पल क्या था? सोल्ट और वाटर को सेपरेट करना। सोल्टी वाटर का भले ही बहुत ज़्यादा जगह यूज़ ना हो, लेकिन सेपरेशन टेक्निक एवापोरेशन की हेल्प से अगर आप मिक्सचर को अलग कर सकते हो, तो सोल्ट डोमेस्टिक पर्पज़ से लेके बहुत सारे पर्पज़ में एज अ प्रोडक्ट और एज अ रॉ मटेरियल यूज़ हो सकता है। ठीक है, सोल्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ है, वाटर का भी बहुत ज़्यादा यूज़ है, वाटर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, लेकिन सोल्ट वाटर का बहुत यूज़ है, ये कहना उतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो आप और भी बहुत सारे ऑप्शंस खोल रहे हो एवापोरेशन करने के बाद, उसको सेपरेशन करने के बाद उनको अलग अलग कर लिए, अब वो और वाइड रेंज में उनका यूज़ हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करती हूँ, ये तीनों आप लोगों को आई होप समझ में आए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं,
नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बात करेंगे डिस्टिलेशन का। डिस्टिलेशन देखो, अभी अगर मैं डिस्टिलेशन की बात करती हूँ तो डिस्टिलेशन को इजी वर्ड में बोले तो हम बोल सकते हैं एवापोरेशन और कंडेंसेशन। एवापोरेशन और कंडेंसेशन, इसमें क्या होगा, पहले उसको एवापोरेट किया जाएगा, फिर कंडेंसेशन किया जाएगा, उसका ठंडा किया जाएगा, और फिर उसको आप लोग मतलब आप उसको अलग कर सकते हैं, आप उसको आइसोलेट कर पाएंगे। ठीक है, हुआ क्या, दो सब्सटेंस आपस में मिक्स थे, मिसिबल लिक्विड्स हो गए, मिसिबल सब्सटेंस हो गए, आपस में मिक्स थे। सबसे पहले क्या किया, वो जो घुला हुआ एक घोल था उसको गर्म कर दिया, उसका सबसे पहले एवापोरेशन किया। जिस सॉल्यूशन का एवापोरेशन किया उसमें से जो मोर एवापोरेटिंग होगा, या जिसका बोल दो जो कम टेम्परेचर के अंदर, कम टेम्परेचर के अंदर जो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता हो, जैसे मैंने बताया था ना, सोल्ट और वाटर में वाटर का कम है तो वाटर का एवापोरेशन हो जाएगा। जो कम टेम्परेचर पे ही अपना फिजिकल स्टेट चेंज कर लिया हो जिसने, या कम टेम्परेचर पे जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो, इन सबका एक ही मतलब है। तो कम टेम्परेचर पे जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, यहाँ पे क्या होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, एक का 100 है, एक का 150 है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट अगर कम हुआ तो वो क्या कर जाएगा, एवापोरेट कर गया। बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से वो एवापोरेट कर गया। एवापोरेट कर गया मतलब वो लिक्विड से अपना फॉर्म चेंज करके वेपर फॉर्म में चला गया। ठीक है, एवापोरेशन हो गया। इधर एक कंडेंसेटिंग ट्यूब होता है, कंडेंसेशन के लिए ट्यूब होता है। अब जो एवापोरेट हुआ था वो इस ट्यूब में से पास करेगा, वो जो वेपर था वो धीरे धीरे कूल डाउन होगा, स्लोली वो ठंडा होगा, और ठंडा होने के बाद इधर एक बीकर रखा रहता है जिसमें वो आके सब कलेक्ट होता चला जाएगा, तो यहाँ से हम उसको आइसोलेट कर पाएंगे। तो एक सब्सटेंस ए तो आपके पास यही इस घोल में ही रह जाता है, और पहले तो ए और बी दोनों का मिक्सचर था। अब बी मान के चलो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो एवापोरेट कर गया, वेपर फॉर्म में आ गया। इधर एक कंडेंसेटिंग ट्यूब होती है, और फिर वो ऐसे कहीं खुलती है, यहाँ पे एक बीकर है। हुआ क्या, बी आ गया, बी यहाँ पे फिर जो वेपर्स थे वो ठंडे पड़ने लगे, वो कूल डाउन होगा, स्लोली जाते जाते वो वहाँ पे, अब क्या होगा, ये यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसने इसको आइसोलेट कर लिया, आइसोलेट हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, बी बचा है ए, और यहाँ पे सारा क्या आ जाता है, बी। तो पहले उसका एवापोरेशन होगा, ये एवापोरेशन था पूरा प्रोसेस, यहाँ पे ठंडा हो किया गया, ये पूरा कंडेंसेशन का प्रोसेस था, और फिर हमने उसको आइसोलेट कर लिया, इस मिक्सचर को भी सेपरेट कर लिया है। ओके, डिस्टिलेशन समझ में आया सब लोगों को। कम बॉइलिंग पॉइंट वाला था तो कम टेम्परेचर पे वो वेपराइज हो गया, कम बॉइलिंग पॉइंट था तो कम टेम्परेचर पे वो एवापोरेट हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप सब लोगों को क्लियर होगा। ये कब यूज़ होता है, जब ए और बी के बीच में, जो मैंने ए और बी लिया है, ए और बी के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट हो वो कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो, 25 डिग्री केल्विन से ज़्यादा हो, 25 डिग्री से अगर ज़्यादा हो, कम से कम इसका 100 है तो 125, 130, 140, जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना डिस्टिलेशन ईजी होता चला जाएगा, जितना ज़्यादा होता चला जाएगा उतना ही डिस्टिलेशन ईजी होता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 25 डिग्री से बॉइलिंग पॉइंट कम है तो कौन सा प्रोसेस यूज़ होगा, तो यूज़ होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। इसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो दो सब्सटेंस के बीच में, दो एक मिक्सचर का, तो उन्हें आपस में सेपरेट करना है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ किया जाएगा। जैसे एग्जांपल की बात करूँ तो अल्कोहल और वाटर है, ठीक है, मिक्स कर दिया, अब सेपरेट करना है, मिक्स कर दिया है, अब सेपरेट करना है। तो क्या करेंगे आप लोग, अल्कोहल और वाटर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उसका, क्यों, क्योंकि 25 से कम है, ये कहीं 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है ना, अल्कोहल का समथिंग 80 के आसपास है, 78 कुछ है। ठीक है, इसका 100 है, इसका 78 है,
तो टेम्परेचर डिफरेंस 25 से कम है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ हुआ। इसमें क्या होता है, एक फ्रैक्शनल कॉलम यूज़ होता है, फ्रैक्शनल कॉलम यूज होता है। जब जो सब्सटेंस अपना बॉइलिंग पॉइंट अचीव कर जाएगा, अलग अलग सेपरेट इनमें कॉलम्स होते हैं, तो वो अपना जो उसका बॉइलिंग पॉइंट का कॉलम होगा, अपना जो सेपरेट कॉलम होगा, उसमें जाके वो इकट्ठा हो जाएगा, उसमें से हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ तो क्या था कि इवेपोरेशन हो गया, यहाँ कंडेंसेशन हो गया, तो एक आइसोलेट हो गया। फ्रैक्शनल कॉलम के अंदर टेम्परेचर होता है, ये सेपरेट कॉलम बने होते हैं कि ये जो होगा 40 से 50 के बीच का जो होगा, या 40 से 45 के बीच का, या 45 से 50 के बीच का, जो कम डिफरेंस है, 25 से कम, जैसे 40 से 50 का यहाँ हो गया, 50 से 60 के यहाँ हो गया। तो यहाँ पे मान के चलो 70 से 80 के बीच में हमें अल्कोहल मिल गया, और वाटर तो हमें वैसे भी मिल ही जाएगा, क्योंकि अगर अल्कोहल सेपरेट आउट हो गया तो वाटर अपने आप ही अचीव हो जाएगा, वाटर अपने आप ही आइसोलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो कम होता है। एक अलग से फ्रैक्शनल कॉलम यूज किया जाता है, जिसमें डिफरेंस जो होता है, जो टेम्परेचर का अलग अलग हाइट पे अलग अलग टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। अल्कोहल अपने टेम्परेचर के हिसाब से आपको उस हाइट पे मिल जाएगा जहाँ ये वाला टेम्परेचर 80 के आसपास का जो टेम्परेचर मेंशन होगा ना, वहाँ पे टेम्परेचर के हिसाब से मार्क होता है कि यहाँ से यहाँ तक का ये फ्रैक्शनल कॉलम है, इसमें ये वाले सब्सटेंस आपको मिल सकते हैं इस टेम्परेचर के बीच के। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन 25 से कम में होता है। ये भी डिस्टिलेशन है, एक एक्स्ट्रा चीज़ है कि 25 से कम में होता है, इसलिए एक एक्स्ट्रा फ्रैक्शनल कॉलम यूज़ किया जाता है, जिसमें टेम्परेचर डिफरेंसेस मार्क होते हैं। अल्कोहल अपने टेम्परेचर के हिसाब से, अपनी टेम्परेचर के हिसाब से, जहाँ उसका टेम्परेचर का रीडिंग लिखा होगा उसके हिसाब से उस सेपरेट कॉलम के अंदर जाके आइसोलेट हो जाएगा, वहाँ से हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? देखिए डिस्टिलेशन हो गया। एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं अभी। अगर टू इमिसिबल सॉलिड, दो ऐसे सॉलिड जो आपस में घुल नहीं पा रहे, इमिसिबल जो मिक्स नहीं हो पा रहे, दो इमिसिबल जो सॉल्यूशन है वो आपस में मिक्स करा गया, सब्सटेंस से वो आपस में मिक्स किया गया। जैसे ऑयल है, तेल है, उसको अगर पानी में मिक्स किया गया है, उसको अगर पानी के अंदर मिक्स किया गया है तो क्या होगा, वो मिक्स तो हुए नहीं, तो अगर मिक्स नहीं हो तो कोई एक या तो ऊपर रह जाएगा या एक नीचे चला जाएगा। डिपेंड किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, डिपेंड किसकी डेंसिटी कम है। जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर ही रह जाएगा, ऊपर ही फ्लो करेगा। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे आ जाएगा। जैसे ऑयल और वाटर में मैं बात करूँ, इस जो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेपरेटिंग फनल। एग्जाम्पल है ऑयल एंड वाटर। अगर एक बीकर में ऑयल और वाटर है, ये सेपरेटिंग फनल है, ये पानी भरा है पूरा, ये पानी है कंप्लीट, ठीक है। मैंने इसमें ऑयल डिज़ोल्व किया, ऑयल डिज़ोल्व तो नहीं होगा, ऊपर ऐसे परत में ही ये ऑयल रह जाएगा। सेपरेट कर लो, ऑयल को अलग निकाल लो, ठीक है। वाटर या तो नीचे रह जाएगा, वरना वाटर को इसी बीकर में छोड़ दो, या वाटर को किसी अलग बीकर में अलग सेपरेट कर लो। ऑयल ऊपर है, ऑयल को एक अलग बीकर में सेपरेट आउट कर लो, वाटर को एक अलग बीकर में सेपरेट आउट कर लो। क्यों? क्योंकि किस में डिफरेंस है, कोई पूछे तो डेंसिटीज़ में डिफरेंस है। तो जो हल्की डेंसिटी वाला होगा वो फ्लो करता रह जाएगा, वो तैरता रह जाएगा। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे सेटल डाउन रहेगा, वो कंटेनर के बॉटम में नीचे वाले भाग में रहेगा, बीकर में, ठीक है। समझ में आया यहाँ का? देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन, जो ऑलरेडी हम बहुत बार इसका नाम कवर कर चुके हैं सॉल्यूशंस में, कोलोइडल में, सस्पेंशंस में। देखिए फिल्ट्रेशन की अगर मैं बात करती हूँ, फिल्ट्रेशन की अगर मैं आप लोगों से बात करती हूँ तो इसमें क्या होता है, इसको बोल सकते हैं छानना।
इसकी छलनी करना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिया टी लीव्स का, टी से फिल्टर आउट करना, या फिर नींबू पानी में जो सीड आ रहा था उसका, या जो वो रेशे रेशे से आ रहे थे, उनको छलनी की हेल्प से अलग करना, नींबू पानी को और क्लियर करना। तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फिल्ट्रेशन भी एक टेक्निक है जिसमें प्योर बनाया जाता है, फिल्टर किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। एग्जाम्पल, सेपरेटिंग ऑफ टी लीव्स फ्रॉम टी, चाय से चाय पत्ती को अलग करना। चाहिए थी चाय बनाने के लिए चाय पत्ती बहुत ज़रूरी है, लेकिन चाय पीनी है तो चाय पत्ती को चाय से हटाना है, उसको अलग करना है, तो हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे। इसमें क्या करना है, अनवांटेड जो पार्टिकल्स है उसको अलग से फिल्टर कर लेना है, उसको फिल्टर आउट कर लेना है। तो चाय पत्ती उस छलनी के अंदर ही रह गई और चाय छान के आपके इस यूटेंसिल में आ गई, कप में आ गई, ग्लास में आ गई, जिसमें भी आप यूज़ कर रहे हो। समझ में आया फिल्ट्रेशन सबको? देखिए नेक्स्ट प्रोसेस और क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, देखो आपने साइंस में फिजिक्स में शायद पढ़ा हो, मे बी शायद पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो आप 9-10 क्लासेस में पढ़ लेंगे। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। सेंट्रीपिटल होती है जो अपनी तरफ खींचती है, सेंट्रीपिटल होती है जो अपनी तरफ खींचती है, सेंट्रीफ्यूगल होती है जो बाहर की तरफ आपको, मतलब जिस भी सब्सटेंस के ऊपर लगती है उसको बाहर की तरफ धक्का देती है। जैसे एक थ्रेड है, थ्रेड के आगे आपने एक स्टोन बांध दिया, एक पत्थर को बांध दिया और उसको ऐसे 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 करके घुमाया। अगर आप उसको छोड़ोगे हल्का सा भी छोड़ोगे तो ऐसे जाके, देखिए वो ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, आप ऐसे घुमाए जा रहे हो। अगर आप किसी पॉइंट पे उसको छोड़ देते हो तो ऐसे जाएगा, कहीं बाहर की तरफ जाएगा। उसको ऐसे ऐसे करके, अगर कोई बोलता नहीं है कि ध्यान से या सावधानी से करो, अगर ये छूट गया तो ये ऐसे बहुत स्पीड से और बहुत सेंटर के बाहर की तरफ जाएगा, दूर की तरफ, तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस होता है, इसमें सेपरेट आउट करते हैं मिक्सचर को, किसके बिहाफ पे, मैंने आप लोगों को बताया था कि मिल्क था वो फिल्टर नहीं हो रहा था, वहाँ फिल्ट्रेशन यूज़ नहीं हो रहा था, कोलोइडल सॉल्यूशंस में मैंने बताया था, तो हमने सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ किया था। इसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन में जो डेंसर सब्सटेंस है ना, जो भारी सब्सटेंस है, डेंसिटी के बिहाफ पे हो रहा है, जो डेंसर सब्सटेंस है वो बाहर की तरफ जाता है, बाहर की तरफ उसको धक्का लगता है, बाहर की तरफ धकेला जाता है। और जो कम, जो या डेंसिटी वाइज जो लेस डेंसिटी है जिसकी, ये तो क्या था, अवे फ्रॉम सेंटर जा रहा है जो डेंसर सब्सटेंस है, और जिसकी डेंसिटी कम है वो जो सेंटर है उसके आसपास ही रह जाएगा, टुवार्ड्स द सेंटर उस पर फोर्स लगेगा। तो डेंसर सब्सटेंस पे अवे फ्रॉम द सेंटर फोर्स लगेगा, जो कम, जो बोल सकते हैं कम डेंसिटी रखते हो, जिनकी लेस डेंसिटी है, उन पे टुवार्ड द सेंटर, वो टू एक्सिस की तरफ आएंगे और वो एक्सिस से बाहर की तरफ जाएंगे। तो ये यहाँ पे कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, डेंसिटी में डिफरेंस है, डेंसिटी के बिहाफ से हो रहा है। एग्जाम्पल बात करूँ तो क्या बोल सकती हूँ, मिल्क से कर्ड को सेपरेट किया, मिल्क से कर्ड को सेपरेट किया। और क्या बोल सकते हैं, वॉशिंग मशीन में जो कपड़े डाले जा रहे हैं, ऐसे मशीन घूम रही है ना, अंदर ही अंदर उसमें मशीन घूम रहा है ना, तो उसमें जो क्लीन क्लॉथ्स हैं, कपड़े घूम रहे हैं, और एक जो उसका मैल जो होता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखो कंफर्म वर्ड तो याद नहीं आ रहा, लेकिन डर्ट बोल लो, जो भी डर्ट आपका, जो भी मान के चलो कपड़े पे जो भी डर्ट लग गया, दाग लग गया, जो एक प्रॉपर वर्ड तो ध्यान नहीं आ रहा अभी, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन में जब कपड़े डाल रहे हैं तो जो मशीन ऐसे 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 घूम रही है, वहाँ पे भी सेंट्रीफ्यूगेशन ही यूज़ हो रहा है। डेंसिटी के बिहाफ पे जिसकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी वो बाहर की तरफ धकेला जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम रही वो टुवार्ड द एक्सिस, टुवार्ड द सेंटर की तरफ रहेगा। तो वॉशिंग मशीन में क्या क्या अलग हो रहा है, जो डर्ट था, जो डस्ट था कपड़ों में से, वो अलग हो रहा है और कपड़े क्लीन होके बाहर निकल रहे हैं। तो वहाँ पे भी जो क्या, कौन सा प्रोसेस यूज हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। इसमें 2 एग्जांपल और भी एनसीईआरटी में 1 एग्जांपल लिखे हैं। मेनली मिल्क में से आप बटर, मिल्क में से आप बटर, घी को निकाल रहे हो,
या वॉशिंग मशीन में कौन सा प्रोसेस है, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो 2 एग्जाम्पल सेंट्रीफ्यूगेशन के ये दे सकते हैं, ठीक है। आई होप आप सब लोगों को यहाँ तक का समझ में आया हो। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में 2-3 हेडिंग्स, 2-3 मेन टर्म्स और बची है। देखिए, क्रोमेटोग्राफी बचा है, क्रिस्टलाइजेशन बचा है। क्रोमेटोग्राफी हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, नाम से ही पता चल रहा है क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल्स हमें ऑब्टेन करना है। और बचा है इसमें एक वाटर का प्योरीफिकेशन का बचा है कि सबसे पहले पानी को इकट्ठा करेंगे, फिर उसको सेडिमेंटेशन, ऐसे करते करते उसको कैसे क्लीन करते जाएंगे, लास्ट में उसमें ब्लीचिंग यूज़ करेंगे, कुछ क्लोरीन वगैरह जो कि डिसइंफेक्टेंट का काम करेंगी। सेडिमेंटेशन होगा, वहाँ पे सॉलिड जो पार्टिकल्स होंगे, जो एकदम ही सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, जैसे पत्थर वत्थर है, पानी को एक जगह इकट्ठा करोगे तो वो जो पत्थर वत्थर है वो जम जाएंगे। सैंड कैसे सेपरेट आउट हो रही है, स्टोन की ग्रेवल्स डेंसिटी के हिसाब से, स्टोन्स भारी है तो सबसे नीचे हो जाएंगे, और थोड़ा बिल्कुल ही मिट्टी वाला रेत है तो थोड़ा ऊपर रह जाएगा। थोड़ी हल्की भारी मिट्टी में थोड़ा जो छोटे वाले स्टोन्स है वो भारी स्टोन से ऊपर जाएंगे, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर आ जाएगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। मतलब वाटर का प्योरीफिकेशन का पूरा प्रोसेस बचा है। सेपरेशन में मेनली एयर का भी सेपरेशन की बात होती है कि सबसे पहले एयर है उसको कंप्रेस करो, टेम्परेचर को कम करो, टेम्परेचर को कम करोगे कूलिंग होगी, प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ाओगे, प्रेशर को बढ़ाओगे टेम्परेचर को कम करोगे, मतलब एयर को एक हिसाब से कंप्रेस कर रहे हो। फिर उसको थोड़ा सा गर्म करोगे, फिर उसको जो फ्रैक्शनलाइजेशन कॉलम है उसमें अलग अलग, मैंने बोला था ना 25 डिग्री कम, 25 डिग्री से टेम्परेचर कम, तो एयर में तो बहुत सारी गैसेज है जिनमें कम ही टेम्परेचर होता होगा। तो सेपरेटिंग जो फ्रैक्शनल कॉलम है उसमें अलग अलग टेम्परेचर पे, जो हाइट के हिसाब से जो टेम्परेचर मार्क किए गए वहाँ पे हमें अलग अलग गैस ऑब्टेन हो जाएगी। सो अभी क्रोमेटोग्राफी बचा है, क्रिस्टलाइजेशन बचा है, एयर का भी सेपरेशन बचा है, और वाटर का प्योरीफिकेशन बचा है। सेपरेशन की बात करूँ तो मेनली ये 4 टॉपिक बचे हैं, फिर सेपरेशन खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस या जो भी है उसको अगली क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास थोड़ी समझ में आई हो। अगर आपको कैसा भी कोई भी डाउट रहता है आज की क्लास के रिगार्डिंग, कोई भी डाउट है जो यहाँ पे कवर हुआ है वो समझ नहीं आया, या कोई भी एग्जाम्पल है जो छूट गया हो, या कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जो इसमें आता हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा हो, आई मीन कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर योर क्लास, थैंक यू। आप देख रहे हैं, अपना कीमती समय हम लोगों को दे रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।